हे एवरीवन। तो इस वीडियो से जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्क फ्रॉम होम। देखिए, जो हमारा वैश्विक संकट है कोरोना की वजह से, वो हर जगह बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। और आप जानते हैं कि लॉकडाउन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें गवर्नमेंट एक तरीके का कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, बिजनेस हो या बाहर आने जाना, ये एक तरीके से पूर्णतः बंद कर देती है, आंशिक रूप से बंद कर देती है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए था? ये जो संकट है इससे उबरने के लिए एक लॉकडाउन एक बहुत ही असरदारी, बहुत ही अच्छा एक जो है एक तरीका था। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और बहुत अग्रणी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को अपने घर से काम करने की इजाज़त दे रही हैं और वो कह रही हैं कि अपने घर से काम करें। तो एक तरीके का कल्चर डेवलप हो रहा है जिसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कल्चर। ठीक है, तो इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो आगे समय में भी, भविष्य में भी, फ्यूचर टाइम में भी वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाए रख सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये जो वर्चुअल जो वर्क है, जो है घर से काम किया जा रहा है, ऑनलाइन जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये काफ़ी हद तक जो है इकोनॉमिक भी है लोगों के लिए और इससे बहुत तरीके के जो है समय में जो है एक बचत हो रही है। तो एक तरीके की एक अच्छी सुविधा के रूप में सामने आई है। ठीक है, देखिए, एक दूसरा जो है टर्म है रिमोट वर्क। तो देखिए, रिमोट वर्क क्या होता है कि अपना काम दफ्तर के बजाय किसी दूसरे जगह से करना। ठीक है, अपना काम दफ्तर के बजाय से, चाहे अब वो दूसरा जो जगह है वो घर भी हो सकता है, वो मॉल भी हो सकता है, कैफे हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, जब से पूर्णबंदी शुरू हुई है, लोग घर से बाहर जो है घर से ही काम कर रहे हैं, बाहर जो है कम लोग निकल रहे हैं और कंपनी को घर से काम कराने में अब जो है अपार संभावनाएं नजर भी आ रही हैं। ठीक है, तो इस बात पे बहस छिड़ी हुई है कि घर से काम करने में कितना फ़ायदा है और अगर फिजिकली जाके हम काम करते हैं तो उससे कितना फ़ायदा है। अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में जो ऑप्शन हमारे पास है वो घर से काम करने में ही है। तो क्या उससे फ़ायदा हो रहा है या कंपनीज को के ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम देखेंगे। देखिए, घर से काम करने पे जो एम्प्लॉई हैं वो जो है उसको एम्प्लॉय फ्रेंडली कहा जा रहा है, लेकिन सच ये है कि अब तक बहुत सी कंपनियां घर से काम करने के विकल्प हफ्ते में या 1 या 2 दिन के, ठीक है, या तो हफ्ते में या 1 या 2 दिन के लिए देती थी। बहुत सारे जो कार्य क्षेत्रों के लिए माना जाता था कि उनमें घर से काम नहीं हो सकता, लेकिन पूर्णबंदी और तकनीकी क्षमता ने बता दिया है कि अब जो है घर से काम करना संभव है। यहाँ तक कि जो है बीमार का इलाज, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो घर से हम कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान सभी जो है लगभग 40% जो कर्मचारी हैं वो घर से काम कर रहे हैं। तो देखिए, घर से काम करने का इतिहास क्या है? तो ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो जो है वर्क फ्रॉम होम का इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है। ठीक है, जैसे मध्यकाल में बढ़ई, हथकरघा, लोहार के अतिरिक्त कई ऐसे रोजगार थे जो घर पर ही संपादित किए जाते थे। और अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद हम देखें तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो सामूहिक रूप से जो है घर से किए जाते थे। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था वहाँ भी। ठीक है, बड़े बड़े उत्पादन इकाई थे जिनकी स्थापना की गई थी और वर्क फ्रॉम होम जो है एक यूनिट की तरह काम करती थी, वो प्रोडक्टिव यूनिट थी। अगर आप फ्रांस में देखें तो या फिर आप ब्रिटेन में देखें तो जब भी वहाँ पे जब क्रांति स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो घर एक छोटा उद्योग की तरीके से था। वो घर पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे रॉ मटेरियल है उसको जो है फिनिश करना, है ना, फर्निशिंग करना उसकी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहीं से हो जाती थी और उसके बाद फिर जो है वो सप्लाई कर दिया जाता था जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एरियाज थे। तो एक तरीके का वो जो है जो कल्चर है वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत पुराना कल्चर है, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो। ठीक है, अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे फायदे हैं। पहला क्या है? दफ्तर के खर्चों से मदद हो सकती है। ठीक है, कैसे? देखिए, लंबे चौड़े दफ्तर परिसर और जो उसका साम्राज्य फैलाने की क्या ज़रूरत है, अगर वो सारा काम हम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं तो इतना बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अगर आदमी कम्युनिकेट करता है तो आता जाता है, उसके जो आपको देने होते हैं उसके चार्जेस होते हैं, और आपका जो पोल्यूशन इन्वायरमेंट, आप देखिए लोग पब्लिक कम्युनिकेशन जो है लोग कम प्रेफर करते हैं, लोग अपने ही जो है व्हीकल से जाना आना पसंद करते हैं।
क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि एक-एक घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ होती हैं, हर कोई अपनी-अपनी गाड़ी से जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा इन्वायरमेंट, आप देखिए जो एयर क्वालिटी है, दिल्ली में आप देखें तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बड़े-बड़े दफ्तर को किराए पे जो है लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसकी रख-रखाव करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कर्मचारियों के लिए बहुत तरीके की सुविधाएँ जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या है, अगर कर्मचारी का आपस में जो है मनमुटाव हो जाता है तो उन्हें जो है हल करने में भी जो है इसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है फिज़िकली एक-दूसरे के साथ बैठ के काम नहीं कर रहे होते। अगर किसी स्त्री के साथ कोई अन्याय हो जाए तो उसका समाधान निकालने या कोई ऊंच नीच हो जाए तो दशकों की साधना से तैयार ब्रांड जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। हालांकि जो जुडिशियल सिस्टम है, मतलब क्वासी जुडिशियल एक सिस्टम होता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके वो कंप्लेन कर सकती हैं। लेकिन इस तरीके से जो 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 विमेन है या जो वहाँ के लोग हैं वो भी असहज महसूस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रांड का रेपुटेशन होता है वो खराब हो जाता है। किसी एक इंसान के गलत काम करने से दूसरा अगर प्रभावित हो रहा है तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो जो कंपनी एज अ होल है उसका जो है पूरा जो अस्तित्व है वो जो है एक संकट की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कर्मचारी से संबंधित अन्य खर्चों में भी राहत। बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है, जैसे हमारा कंपनियों के लिए भारी मुनाफे के द्वार इससे खुल गए हैं, जो खर्चे जो कम हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी जो है परामर्श देने वाली कंपनी ने घोषणा किया है कि आने वाले दिनों में जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब भी 2 साल तक उसके जो है उसके जो 75% कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। 75% जो कर्मचारी हैं वो घर से ही काम करेंगे। इसके लिए दफ्तर को खरीदने के लिए किराए पे लेने का खर्च है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूरभाष है ना, जो टेलीफोनिक जो चीज जो उसके कॉस्ट आते हैं, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी बिल और तमाम खर्चे जो है बच जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा एक वे है, ठीक है। तो देखिए कंपनियों का क्या कहना है इसमें, महिला कर्मचारी भी कंपनी के साथ जुड़ सकेंगी जिन किसी कारणों से वो घर से बाहर नहीं आ पाती थी नौकरी करने के लिए। उनके लिए ये चीज़ें बहुत सुविधाजनक हो जाएंगी, अपने घर में रहते हुए वो जॉब कर पाएंगी, ठीक है। आईटी और उससे जुड़े तमाम उद्योगों में अब इस प्रकार के नए चलन को लागू किया जा रहा है। जो आने वाले थोड़े-थोड़े जो समय-समय पे खर्चे हैं वो बच जाए, जिससे कम तनख्वाह में भी जो है लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे कॉस्ट उनके कट हो जाएंगे, तो कम जो है तनख्वाह में लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इससे जो है क्या है, सड़कों पर जाम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और जाम लगने में क्या होता है कि बहुत सारा टाइम हमारा उसी जाम में चला जाता है। इससे यह भी होगा कि लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों में चले जाएंगे, वहाँ उन्हें किराया भी कम देना पड़ेगा और उनके खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन इसका निगेटिव भी है। जो सप्लाई है मनी की वो एक तरीके से रुक जाएगी, तो हमारी एक जो आपका ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो डेवलप नहीं हो पाएगा उतना। एक बार देखते हैं इसको हम लोग। तो ये तो इतनी चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। अब देखिए चुनौतियां क्या क्या हैं। इस जो है कंपनी में भविष्य में इस चलन के दूसरे पक्ष की तरफ अगर जो है ध्यान दिलाया है, बड़ा सवाल ये है कि शहरों में चलने वाला होटल उद्योग, परिवहन, मनोरंजन, शादी से जुड़ा उद्योग, रियल एस्टेट, सौदन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिटनेस उद्योग आदि का क्या होगा। कुछ चीजें तो चल जाएंगी हमारी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हुए बिना नहीं हो सकती हैं, तो उसका क्या होगा। तो कंपनी की अगर माने तो ये सारे क्षेत्र जो पिछले 3 दशक में फले फूले हैं वो सब बैठ जाएंगे, वो सब जो है डाउन चले जाएंगे, ठीक है। अधिकतर उद्योग मध्यम वर्गीय वर्ग की उठान के साथ ही बढ़े हैं, ठीक है। मध्यम वर्ग जब डेवलप होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मध्यम वर्ग बहुत विस्तृत एक वर्ग है, बहुत ही बड़ा वर्ग है ये, ठीक है। देखिए मध्यम वर्ग पर ही तमाम तरीके के खतरे मंडरा रहे हैं, जो इन उद्योगों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मनुष्य जो होता है उसकी अपनी जीवटता के कारण जो है बहुत सारी चीजें हम इम्प्रूव भी कर लेंगे। उनके साथ अभ्यस्त होने की कोशिश करते हैं हम। आज दफ्तर न जाकर घर से काम करने की बातों से, चाहे वो युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे सब हो, वो थरथरा रहे हैं। महिला ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि यह महामारी सबसे पहले उनकी नौकरी ले लेगी, है ना। ले लेगी मतलब क्या है कि उनकी नौकरी सबसे पहले चली जाएगी। अगर नौकरी बच भी गई तो उनकी जो है शर्तें क्या होंगी, क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता इसके,
जैसे तैसे औरतें घर से बाहर निकली थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं दफ्तरों की बाहरी दुनिया से खदेड़कर उन्हें फिर से तो घर में बंद नहीं कर दिया जाएगा, है ना? एक फ्रीडम जो थी, कहीं-कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में चले जाइए, इवन आप जो है मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है वहाँ पे चले जाइए, तो जो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो वुमेन्स हैं उनकी जो बोलने की आज़ादी है या उनको जो बाहर निकलने की आज़ादी है, वो बहुत जगह नहीं है। तो जैसे-तैसे वो काम के लिए बाहर निकले थे, अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं उनकी आज़ादी पे भी जो है एक रोक लग जाएगा और फिर से उसी चारदीवारी में वो कैद हो जाएँगे। तो ये जो है कहना है, जो कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी। क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? देखिए, कोरोना वायरस का कहर भारत समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में संक्रमण से लगभग 80 लाख मामले जो है पहुंच गए हैं और मरने वालों की संख्या 4 लाख को पार कर चुकी है। ठीक है, भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है और यहाँ मरने वालों की संख्या 8,000 से ज्यादा है। तब की बात हो रही है, अभी तो बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है ना? तो इतनी तादाद में जो संक्रमण शुरू होने के बाद अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल सामने आने लगे हैं। इतनी तादाद में जब संक्रमण हो रहा है तो अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चीज सामने आ रही है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अभी नहीं आई है, तब नहीं आई थी। ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या? देखिए, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही शिकार हो जाता है। हम अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो भी हमें जो है कहीं ना कहीं से संक्रमण हो जा रहा है। हमने कहीं ट्रेवल नहीं किया जो है किसी बाहर की कंट्री में, फिर भी हम संक्रमित हैं। यह संक्रमण का तीसरा स्तर होता है और एग्जाम में पूछ सकता है कि संक्रमण का कौन सा स्तर? ये तीसरा स्तर होता है। इस स्तर के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण की जो है फैलने की आशंका बिल्कुल बनी रहती है। ठीक है, कैसे होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट जो है स्टेप देखें, पहला चरण देखें, तो वो लोग कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं जो दूसरे देश से संक्रमित होकर इंडिया में आए हैं। ठीक है, यह वह स्टेज भारत पार कर चुका है क्योंकि ऐसे लोगों से भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैल चुका है। तो पहला स्टेज तो हमने पार कर लिया। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है? किसी स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं जो विदेशी यात्रा कर कर लौटे हैं। पहले तो वो जो ऑलरेडी विदेश से लेके आ रहे हैं कोरोना, वो पहले जो है पहला चरण है। दूसरा चरण है कि जो कोरोना ऑलरेडी जिनको हुआ है उनके संपर्क में कोई आ गया और वो संक्रमित हो गए, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होता है। इसमें जो है ट्रांसमिशन का स्रोत हमें पता चलना मुश्किल हो जाता है। ना तो वो बाहर जा रहा है, ना तो वो किसी के संपर्क में आ रहा है, फिर भी जो है उसको जो है कोरोना वायरस की शिकायत है। तो इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, जहाँ पे सोर्स का जो हमें अंदाजा ही नहीं लग पाता कि कहाँ से ये जो है जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो रही है। ठीक है, किसी महामारी का चौथा चरण भी होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है, तो ये चौथे चरण में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए, अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाता है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग हैं जो बीमारी से लड़कर पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, उन्हें जो है इस बीमारी से इम्यून जो है हो जाते हैं। वो उनको कहते हैं कि इम्यूनिटी मिल गई इस बीमारी से, यानी उनमें प्रतिरक्षक गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम जो टी बॉडीज हैं वो तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेती है बॉडी। और क्या है कि इम्यूनिटी, देखिए हार्ड इम्यूनिटी समझ गया। हार्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है, अगर उसे कोई बीमारी हो गई है तो वो उसकी जो बॉडी है वो अपने आप जो है एंटीबॉडीज को क्रिएट कर देती है और उस वायरस को, उस जो है जो कॉज है बीमारी का, उसको जो है खत्म कर देती है और उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडी बढ़ते जाते हैं, वो इम्यून हो जाता है पूरी तरीके से उस बीमारी से। इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति आती कैसे है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्यून हो जाते हैं, वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। जैसे जैसे लोग इम्यून होते हैं वैसे वैसे संक्रमण का खतरा भी जो है डाउन होने लगता है। इससे उन लोगों को भी परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो ना तो संक्रमित हुए हैं और ना ही उस बीमारी के लिए इम्यून हैं। ठीक है, देखिए, हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो अंग्रेजी में जो हर्ड है उसको हिंदी में झुंड कहते हैं। इंसानों का झुंड, मतलब
झुंड के ज़्यादातर लोग अगर वायरस से इम्यून हैं तो झुंड के बीच मौजूद अन्य लोग भी वायरस उनके तक वायरस पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और एक सीमा के बाद इसका फैलाव जो है रुक जाता है, मगर इस प्रक्रिया में समय लगता है और साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी टीकाकरण प्रोग्राम की मदद से अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाती है। ठीक है, देखिए होता क्या है हर्ड इम्यूनिटी में कि मैंने बता दिया हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो इसमें जो हर्ड है, जो झुंड है लोगों का, उसमें जो है एक एंटीबॉडी जो है लोग अपने आप में डेवलप कर ली है और वो इम्यून हो चुके हैं उस पर्टिकुलर बीमारी से। तो झुंड में कुछ लोग ऐसे हैं जो है प्रोन हैं, जो है बीमारी उनको हो सकती है, वो भी जो है बीमारी से बचे रहते हैं। लेकिन ये तब हो पाता है जब जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस बीमारी को लेके, उनको किसी वैक्सीन के थ्रू हम सेव कर पाए, नहीं तो वही लोग जो है आगे ट्रांसमिशन फैलाना शुरू करेंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी वाली बात ही नहीं आ पाती है। पहले जो है जो सीवियर केसेस हैं उनको हम ठीक कर लें और तब ये हर्ड इम्यूनिटी जो है कहीं जाके हो पाती है। ठीक है ना। तो देखिए एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब तकरीबन 60% आबादी जो है कोरोना वायरस संक्रमण से जो वायरस संक्रमित कर चुका हो और वे उससे लड़कर इम्यून हो चुके हों। 60% लोग अगर इम्यूनिटी उनको जो है खुद से इम्यून हो चुके हों तो वो जो है हर्ड इम्यूनिटी का जो विकास वहीं पे शुरू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हर्ड इम्यूनिटी के स्तर पर पहुंचने के लिए करीब 80% आबादी को इम्यून होने की जरूरत है। कोई 60 कह रहा है लेकिन जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी वो 80% कह रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि हर 5 लोगों में से 4 लोग जो है अगर संक्रमण है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद भी संक्रमित नहीं होते हैं तब संक्रमण नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है। देखिए अब इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे डिपेंड करती है हर्ड इम्यूनिटी जो है डिपेंड करती है बहुत सारी बातों पे, जैसे जो बीमारी है वो कितना संक्रामक है। ठीक है। दूसरा क्या है आमतौर पर 70 to 90% जो आबादी है, आबादी का इम्यून होना ज़रूरी होता है हर्ड इम्यूनिटी के स्तर पर पहुंचने के लिए। तो अब हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगी जो 70 to 90% लोग जो है क्या हो जाएंगे, इम्यून हो जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। देखिए खसरा, गलगंड, पोलियो, चिकन पॉक्स कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं सॉरी जो कभी बहुत आम हुआ करती थी लेकिन अब अमेरिका जैसी जगह पर दुर्लभ हो गई हैं। बहुत ही नॉर्मल थी, बहुत ही जो है जनरल थी, वो कहीं भी जो है होती थी। लेकिन जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को इम्यून कर चुका है क्योंकि वैक्सीन की मदद से हर्ड इम्यूनिटी के स्तर पर पहुंचने में वहाँ पे मदद जो है मिल पाई है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है लेकिन वयस्कों में उस संक्रमण को लेकर पहले से इम्यूनिटी मौजूद है, वैक्सीन तो नहीं प्रिपेयर हुआ है लेकिन इम्यूनिटी वयस्कों में पहले ही मौजूद है, तब भी ये बच्चे या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का सिस्टम जो है नहीं है, बहुत सारे लोग इम्यून नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो प्रौढ़ हैं, जो वयस्क हैं वो इम्यून हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको जो है चीज़ अफेक्ट कर देती है। ठीक है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो जो है नहीं जो है इस बीमारी को संभाल पाता है। समझ रहे हैं। दूसरा क्या है कि वायरस जैसे फ्लू के वायरस में क्या होता है कि समय के साथ बदलाव होता रहता है, इसलिए पुराने एंटीबॉडी जो इंसान के शरीर में तैयार हुए हैं वो काम नहीं करते, फिर से इंसान जो है संक्रमित हो जाता है, उसको फिर से जो है दूसरे एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फ्लू में जो ये बदलाव होता है वो लगभग 1 साल से कम समय में होने लगता है। ठीक है, तो फ्लू बहुत तेजी से बदलता है, फ्लू का वायरस। तो जो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसका कोई काम वहाँ पे नहीं होता। अगर कोई कोविड-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 दूसरे कोरोना वायरस की तरह ही है तो फिर हम इससे इम्यून होने वाले लोगों के कुछ महीने या साल तक संक्रमित होने की तो उम्मीद कर सकते हैं लेकिन पूरी जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। कोविड है इसके बहुत तरीके के इसके वायरसेस हैं। तो SARS-CoV-2 है दूसरे कोरोना वायरस की तरह ही है। ठीक है, तो हम इससे इम्यून होने वाले लोगों के कुछ महीने साल तक ही संक्रमित नहीं हो, इसके बाद जो है उससे ज़्यादा उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अपने जो है स्टैंडर्ड को जो चेंज करता रहता है। ठीक है ना, उसके जो DNA RNA है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो हमारी जो एंटीबॉडी है उसको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना रहता है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल से लोकल तक वापसी स्वदेशी। ठीक है, क्या है ये?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर खासा जोर दिया है। अब देखिए उसका असर अब दिखने लगा है। कैंटीन, स्टोर्स, डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल पुलिस कैंटीन जैसी सरकारी स्पोर्ट्स और आपूर्तिकर्ताओं से यह पूछने लगे हैं कि उत्पादन कहाँ हुआ है और कच्चा माल किन देशों से आया है, ठीक है ना। लोग ये पूछना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसा होता है आमतौर पर लोग जब जाते हैं, और हम ही लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई चीज़ हम बाहर लेने जाते हैं तो कोई मास्क होता है, तो मास्क में हम ये इंश्योर करते हैं कि ये मास्क कहीं और से कहाँ से आया हुआ है, ये मास्क कहीं चाइना से तो नहीं आया हुआ है। और ये लोगों की उत्तरदायित्व है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से आ रही है या चाइना से स्पेसिफिकली आ रही है तो उसको जो है यूज़ तो ना ही करो, और साथ में जो है एक बार जो विक्रेता है उनसे ये चीज़ कह देना चाहिए कि ये चीज़ जो है इस ओरिजिन से आई हुई है और कृपया ये चीज़ मत रखिए, ठीक है ना। तो अगर जो लोग हैं ये अपने स्तर पे काम करेंगे तभी जो है आगे की चीज़ें हो पाएंगी। तो इससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण से वैश्विक आर्थिक ताकतों की उस जमात में शामिल हो गए हैं जो वैश्वीकरण की राह छोड़कर संरक्षणवाद की ओर बढ़ने को तैयार हैं, ठीक है। संरक्षणवाद का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई नेगेटिव सेंस है। वैश्वीकरण ऐसा नहीं कि संरक्षणवाद करने से हम वैश्वीकरण को हम बिल्कुल छोड़ देंगे। ग्लोबलाइजेशन तब भी रहेगी, लेकिन अगर हम मेक इन इंडिया को फॉलो करते हैं, अगर हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे बनाते हैं, और मेक इन इंडिया ही नहीं, ये नाम हो या ना हो, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में ही हो रही है तो हमारे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है ना। हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव होने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वैश्वीकरण का दौर। 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों से लेकर अब तक वैश्वीकरण में कई जो है दौर आए हैं। जो फर्स्ट जो है चरण था वो 1929 में आया था, जिसमें यूरोपीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं ने उल्लेखनीय रफ्तार पकड़ी और बाकी दुनिया के साथ उनका मेल जोल बढ़ा, ठीक है ना। 1929 में पहला जो है चरण था वैश्वीकरण का। तो ये किसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल था? यूरोपीय जो कंट्रीज थी और अमेरिका के लिए। 1929 की महामंदी के बाद दुनिया की नई सरकारें संरक्षणवादी नीतियां उन्होंने अपनाया। वैश्वीकरण मुक्त यह अर्थव्यवस्था 1970 के दशक तक कायम रही। फिर एक बार 1921 के बाद जो है इतना बड़ा महामंदी था, उसके बाद फिर से जो है इकोनॉमीज क्लोज होने लगी। इसके बाद दूसरा चरण आया। भारत ने भी आज़ादी के बाद 4 दशकों से अधिक समय तक संरक्षणवादी नीति अपनाई थी, ठीक है ना। क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, हम ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चीन में बाजार सुधार 1978 के बाद और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में रूस की वापसी के साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्थाएं फिर से आपस में जुड़ने लगी, ठीक है ना। फिर से जो है वर्ल्ड जो है ओपन होने लगा। और प्रेजेंट का अगर सिनेरियो देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, जो रूप अब आज हम देख रहे हैं, उनकी शुरुआत है 2008 के आर्थिक संकट से हुई थी, और बाद में 2018 में शुरू हुई अमेरिकी चीन की कारोबारी जंग से यह खासा प्रभावित हुई है। और अब जो हमारा कोविड-19 है, इसके कारण इस पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ा है। जापान जैसे देशों ने तो चीन में अच्छा कारोबार कर रही जो कंपनीज हैं उनको वापस बुलाने के लिए करीब $2 अरब का पैकेज ऐलान कर दिया है कि वहां से वापस आ जाए निकल के। अमेरिका भी इंटेल और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे उद्योगों को वापस आने का निमंत्रण दे रही है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कंपनीज को दूसरी कंपनी से बाहर निकाल रही हैं, स्पेशली चीन से बाहर निकाल रही हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में पीपीई किट और N95 मास्क का उदाहरण देकर आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, आपदा को अवसर में बदलने की बात की है। मगर आयात के मामले में चीन पर हमारी निर्भरता अभी भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 14% हम जो है आयात वहीं से कर रहे हैं। दवाई उद्योग, मोटर, गाड़ी के कल पुर्जे, बिजली के उपकरण, सौर ऊर्जा उद्योग, खिलौना उद्योग, इन सारी चीज़ों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा जो है डिपेंडेंट रहते हैं चीन के ऊपर। रसायन हो, उर्वरक हो, ठीक है ना। तो जो रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत में जो है दवा के लिए जितना कच्चा माल यानी जो है एपीआई दूसरे देशों से मंगवाता है, उसका 2/3 चीन से आता है। तो जितना हमने रॉ मटेरियल्स हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, 2/3 जो हम चीन से ही मंगवा लेते हैं। इसके अलावा हम करीब 60% चिकित्सा उपकरण जो हमारे सर्जिकल जो है आपके इक्विपमेंट्स हैं वो चीन से आयात करते हैं। मोबाइल उद्योग में इस्तेमाल होने वाले 88% कलपुर्जे भी चीन से ही आते हैं देश में।
रत्न, आभूषण और भारी मशीन, प्लास्टिक और वनस्पति तेल जैसे उत्पादों के लिए हम क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया पर निर्भर है। पर देख लीजिए, रत्न, आभूषण, मशीनरी, प्लास्टिक, वनस्पति तेल, ये किस किस किसके लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया और मलेशिया पर निर्भर हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत की राह में चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो आत्मनिर्भर भारत है हमारा, उसके राह में क्या चुनौतियां हैं, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो उसको मुझे थोड़ा सा जूम आउट ही करना पड़ेगा। देखिए, देशज विकल्प की आवश्यकता है। ठीक है, पहले तो हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें कुछ अपना ही विकल्प ढूंढना होगा। हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट बहुत दिन तक नहीं रह सकते। यदि आत्मनिर्भरता की ओर हमें बढ़ना है तो आयातित वस्तु का उत्पादन देश में स्वयं करना होगा, फिर चाहे उसके लिए कुशल उत्पादन में सक्षम हो या नहीं हो। यानी देश उन क्षेत्रों में भी अपने संसाधन खर्च करेगा जहां उत्पादकता कम है। ठीक है ना, उत्पादकता जहाँ पे कम है, जहाँ पे आमतौर पर कंट्रीज क्या करती हैं कि जहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है हम उसको जो है उसमें परेशान नहीं होते हैं, हम उसको सीधे इम्पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हमें फोकस करना होगा कि जहाँ पे उत्पादकता कम है वहाँ पे भी हमें जो है उसको उत्पादन करने की राह पे आगे चलना होगा। तुलनात्मक जो लाभ का सिद्धांत है वो कहता भी यही है कि अपेक्षाकृत कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को कम संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, तो लाभ की स्थिति खत्म हो सकती है। ठीक है ना, अगर कम लागत वाले जो है गुणवत्तापूर्ण उत्पादन है उनको अगर संसाधन हम नहीं उपलब्ध कराएंगे तो फिर जो आपका लाभ की स्थिति है वो भी हम नहीं वहां पे पहुंच पाएंगे। देखिए, इन्हीं नीतियों के कारण विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1985 से घटकर 0.45% रह गई, जो 1950s में 2.2% थी। आज़ादी के बाद 3 दशकों में जीडीपी विकास दर महज 3.5 थी। ऐसे में उन नीतियों की ओर लौटने से कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था और बिगाड़ सकती है। नेक्स्ट हमारा है सीमा और गैर सीमा शुल्क की चुनौतियां। देखिए, सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आने वाले समय में सरकार निर्यातकों को अधिक लाभ देकर विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देगी। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देगी, जो लोग निर्यात करेंगे उनको जो है कुछ छूट दिए जाएंगे और गैर सीमा शुल्क लगाकर आयात को जो है हतोत्साहित करेगी। ठीक है, क्या है कि अगर आयात के दशा में हम अगर कोई शुल्क लगा देते हैं तो मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम कोई भी चीज़ हम अगर परचेज कर रहे हैं और उसका प्राइस एक्चुअल जो प्राइस है वो 500 है और हमने उस पर शुल्क लगा दिया तो आते आते हमारे यहाँ वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और जब महंगी हो जाएगी तो लोग परचेज नहीं करेंगे, उसको परचेज नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है बिकेगी नहीं और बहुत दिन तक वो उस मार्केट में नहीं रह पाएगी, उसको मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हतोत्साहित कर देना। ठीक है, उसको डिमोरलाइज कर देना उस चीज़ को कि वो चीज़ आ ही ना पाए। ठीक है, आयात पर सीमा और गैर सीमा शुल्क जैसी रुकावटें पैदा करने से हालत बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अन्य देश भी हम पर ऐसा प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अगर हम आयात जो और सीमा और गैर सीमा शुल्क लगा दें तो ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री के लिए हम ये चीज़ लगा रहे हैं वो हमारे लिए नहीं करेंगे, वो सेम वही हमारे लिए वही रवैया अपनाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो लाभ है वो लाभ जो है हमारा बाधित हो जाएगा। ठीक है, जो बिजनेस है वो रुकावट हो जाएगी उसमें। अमेरिकी भारत का कारोबारी रिश्ता इसका ही ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे में आयातित उत्पादों पर ऐसी कोई जो है बाधा अन्य देशों में भारतीय उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती है और यह कदम चीन के साथ भी हमारी मुश्किलें बढ़ा सकती है। अगर चीन के साथ भी हम यही करेंगे तो चीन भी हमारे साथ यही करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के जो है हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। देखिए, भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता का सवाल। देखिए, तीसरी चुनौती ब्रांडों के मोर्चे पे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक ब्रांड पहले स्थानीय ब्रांड थे, जो आज के वैश्विक ब्रांड हैं। ठीक है ना, पहले वो लोकल ब्रांड्स थे, अब वो वैश्विक ब्रांड बने। तो इसलिए हम लोकली पहले किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करें तो जो है ऑटोमेटिकली वो एक वैश्विक ब्रांड एक दिन बन के उभरेंगे। मगर भारतीय ब्रांड के वैश्विक होने की राह में मुश्किल यह है कि गुणवत्ता के मामले में दुनिया आज भी हमारे उत्पादों पर भरोसा नहीं करती है। इनोवेशन यानी नवाचार के मामले में हम अच्छी स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ। तो टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इनोवेशन है ही नहीं और बहुत कम है, अगर है भी तो। यह तभी पूरा हो सकता है जब हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम बढ़ाएं। भारत सरकार चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, खासकर अमेरिकी कंपनियों को। यह आसान नहीं होगा
क्योंकि आर्थिक ताकतें उनकी घर वापसी चाहती हैं, ठीक है ना, वो चाहती है कि उनके घर वापस आ जाएं वो। लॉजिस्टिक सेवाओं, ऋण सुविधा और विनियामक माहौल बनाने से जुड़ी बुनियादी जो ढांचे हैं वो हमें बनाने होंगे। अगर हम वो चीज़ बना देंगे, वो प्रिपेयर, क्योंकि देखिए जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो क्या चाहता है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। अगर वो उस तरीके का माहौल मिल रहा है तो वो जो है प्रॉफिट के लिए वहाँ पे वो निवेश भी करेंगे, तभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद के लिए आकर्षित किया जा सकेगा और भारतीय ब्रांडों को विश्व मंच मिल पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, जो लाल फीताशाही है उसको हमें बहुत कम करने की ज़रूरत है, तभी हमारी जो ब्रांड की विश्वसनीयता है वो बन पाएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है कोरोना संकट और राजनीति, ठीक है। तो क्या है कोरोना संकट और राजनीति? देखिए, इस समय पूरी दुनिया वैश्विक कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस कठिन परिस्थिति में लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, सारे क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हैं, ठीक है। राजनीति भी इससे अप्रभावित नहीं है, अछूती नहीं है। राजनीति विषाणु व जैविक देह की रक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसी पे है। इवन जो कन्वेंशंस भी हो रहे हैं बाहर की कंट्री से, आप चाहे सार्क ले लीजिए, जो है आप ब्रिक्स ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर किसी का, तो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं और मुद्दा क्या है, कोरोना वायरस, ठीक है। आज नेताओं की क्षमता व प्रभाव की रेटिंग उनके इस विषाणु को रोकने थामने में सफलता विफलता के आधार पर हो रही है। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो कितना सफल हो रही हैं इससे निजात देने के लिए, लोगों को जो है इससे बाहर निकालने के लिए, ये भी एक मुद्दा है। आज पूरी दुनिया के राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुका है कोविड-19 ये, ठीक है। तो ये बहुत हद तक जो है अफेक्टेड है जो कोरोना और वैश्विक राजनीति। एक बार हम देखते हैं, चीन, ब्राजील, साउथ कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, इटली या भारत, सभी देशों के शासनाध्यक्ष जो हैं उनका मूल्यांकन देश या देश के बाहर भी इन्हीं आधारों पे हो रहा है। देश के अंदर तो हो ही रहा है, देश के बाहर भी ये हो रहा है कि वो अपने देश को कितना कंट्रोल कर पाए हैं, ठीक है। देखिए, देश जो केंद्र है, जहाँ पे पहले ये मानवाधिकार हुआ करता था, समानता हुआ करता था, उपेक्षित समूहों के प्रश्न होते थे, वहाँ अब वायरस के विरुद्ध लड़ाई की बात हो रही है, ठीक है। ये राजनीतिक केंद्र में है। लड़ाई में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसकी राजनीतिक नेताओं में पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। पूरी दुनिया में चिकित्सा की राजनीति व राजनीति की चिकित्सा का दौर है, ठीक है ना। चिकित्सा की राजनीति और राजनीति की चिकित्सा दोनों का ही दौर है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इर्द गिर्द खड़ा हो रहा विवाद भी यही है कि ये साबित करता है कि हमारी महामारी व संक्रमण के विमर्श को राजनीति में प्रतीकात्मक शक्ति प्राप्त हो जाएगी और जो भी इस नैरेटिव को अपना पक्ष में जो है ले गया वह राजनीति में प्रभावी हो जाएगा। आज देखिए जो है हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो है क्या किया, WHO से वापस आने की जो है बात कर दी, अपने फंडिंग्स को रोक दिया वहाँ पे। और वो किस बेस पे? इसी बेस पे क्योंकि WHO ने कुछ बहुत मजबूत कदम नहीं उठा पाया, WHO कोरोना के लिए, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं। देखिए, भारत का राजनीति और कोरोना क्या है। भारत में कोरोना के समय और उत्तर कोरोना काल में भी विकास व कल्याणकारी योजनाओं की राजनीति कुछ पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो जो विकास और कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है पीछे धकेली जा रही हैं। ये कोरोना से जूझने के समय हम ये चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। पहले नेताओं की छवि उनके द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पे थी और अब जो है क्या है, अब जो है एक सेकेंड, हाँ, अब राज्य के संसाधनों के विकास पर वितरण से पंक्ति बिगड़ती हैं। बिजली, सड़क, पानी, विकास, ये मानक थे जिनसे नेता की सफलता विफलता का मूल्यांकन होता था, ठीक है ना। लेकिन अब राजनीति की जो है नई प्रवृत्ति में दुनिया के कुछ सिद्धांतकारियों ने बायोपॉलिटिक्स का जो है एक उभार का दौर माना है। बायोपॉलिटिक्स मतलब क्या है कि लोगों का हेल्थ पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा। कोरोना महामारी में जनतंत्र जो राजनीति के चरित्र में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है। भले ही ये परिवर्तन अस्थायी ही क्यों ना हो, लेकिन परिवर्तन तो है, ठीक है। महामारियां आज भी और पहले भी सामाजिक अंतर्विरोध को बढ़ाती रही हैं और अमीरी गरीबी के बीच की खाई और भी जो है गहरी कर देती हैं। भारतीय राजनीति में फिर भी जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो सामाजिक जो है लोग हैं, वो केंद्र में आ सकते हैं, ठीक है। इस नए दौर में भारतीय राजनीति की भाषा में एक बड़ा बदलाव आया है। जन स्वास्थ्य, असुरक्षा बोध,
चिकित्सकीय सुविधा जैसे शब्द हमारी राजनीति की भाषा में महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, राजनीति की जगह जैविक देह की चिंता जो है हमारी राजनीति किसको शक्ल देगी। पहले क्या था जाति, जाति को लेके, धर्म को लेके, ये सारी चीजें अब बहुत पीछे छूट जाएंगी, बल्कि जैविक देह की चिंता जो है हमारे राजनीति को होगी। ठीक है, जातिगत आधार पर राज्यों के सुविधाओं में मांग थोड़ी देर के लिए गरीब, मजदूर व श्रमिक वर्गों के प्रश्नों के साथ जुड़ जाएगा। देखिए जनता और नेता के बीच वर्चुअल संवाद तो हो ही जाएगा, साक्षात संवाद के अवसर कम होते जाएंगे। ठीक है, सोशल जो साइट्स हैं, ऑनलाइन संवाद है, न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबार हैं, यही संवाद के माध्यम होंगे। और जो भी इनकी परिधि में नहीं होगा वह राजनीतिक संवादों की सीमा से बाहर हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट तो होगा ही नहीं ना। ये चीज़ हो गई। जन स्वास्थ्य में सॉरी, उपेक्षित वंचितों की जगह क्या होगी, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, धीरे धीरे राजनीतिक मूल्यांकन के संकेतक बदलते जाएंगे। ठीक है ना। इस महामारी में लड़ने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दी गई जो जा रही मदद है वो भी जो है राजनीति का हिस्सा बनेगी। ठीक है, कि केंद्र राज्यों को कितना मदद कर पाएगी। सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं अब जो है और भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर कोई देश सेंट्रलाइज है वो अपने राज्यों को जो है अब हिस्सा जो है ज़्यादा देने की प्रवृत्ति आएगी। ठीक है, राज्य भी पहले से ज़्यादा मुखर हो सकते हैं इस स्थिति में, और वाद विवाद जो है मानवीय अस्तित्व के बड़े सवालों की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए कोरोना के संकट के इस हस्तक्षेप में जो अर्थव्यवस्था की निरंतरता को भंग कर दिया है, जो आर्थिक मंदी है उसका समाज शिकार हो चुका है। ठीक है, भारत में अब जनतांत्रिक राजनीति के अहम प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि सत्ता केंद्रित राजनीति की जो इम्पोर्टेंस है वो कमजोर हो गई है। सत्ता केंद्रित राजनीति नहीं होगी, सेवा भाव की राजनीति का विस्तार होगा। विपदाओं के समय का जवाब सेवा भाव ही होता है। इसी पैमाने पर राजनीति को पहले से भी ज्यादा परखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, कोविड-19 एवं प्रकृति। क्या है कोविड-19, उसकी प्रकृति क्या है उसको हम देखेंगे। तो देखिए वायरस सर्वप्रथम जो दिसंबर 2019 में चीन से आया हुआ है, ये केरल राज्य में जनवरी 2020 में अंतिम सप्ताह में कोरोना वायरस से पीड़ित पहला संक्रमण प्रकाश में आया। कहाँ पे आया? केरल में आया। ठीक है, कहाँ से आया? चीन से आया। कब आया? जनवरी जो आपके दिसंबर 2019 में। ठीक है, 24 मार्च 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन का फैसला कर दिया। कब किया है? 24 मार्च 2020 को। ठीक है, और उसे 4 बार बढ़ाने के साथ ही इसमें ढील देते हुए 4 बार बढ़ाया और इसमें कुछ ढील भी दिया गया, जैसे इसमें अनलॉक फर्स्ट को लागू किया गया था, जबकि वर्तमान में अनलॉक 2 प्रक्रिया में है। ठीक है, शुरुआती दौर में कोरोना पीड़ित मामलों की संख्या में कमी आ रही थी, परंतु अब ये जो है संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में 6 लाख तक पहुंच गई और अभी और ज़्यादा पहुंच गई है। ठीक है, अब डेथ्स भी जो है काफ़ी सीवियर हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया है, उसकी जो है चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, जो है जिस तरीके से वो चल रहा था, जो ढांचा था वो कहीं ना कहीं गिर गया है। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम देखने के लिए कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई, जैसे हमारा जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध हो चुका है। जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी देखी गई है। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन स्थापित हो चुका है, ओजोन परत में सुधार आया है। ठीक है, 2020 में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो विश्वव्यापी लॉकडाउन है उसके कारण ओजोन जो परत है उसके छिद्र में कमी आई है। जो आर्कटिक क्षेत्र पे जो है ऊपर बना जो छिद्र है वो अब धीरे धीरे लगभग बंद हो गया है। ठीक है, वायु गुणवत्ता में सुधार आई है। नई दिल्ली में 2014 में दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में श्रेणी में था नई दिल्ली, 2014 की बात करें, और दिल्ली का औसत जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 200 रहता है, जबकि लॉकडाउन में 20 से भी कम नीचे चला गया है, 20 से भी नीचे चला गया है। इस तरीके से पूरी दुनिया में हुए लॉकडाउन से वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। मुंबई में फ्लेमिंगो पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, वातावरण साफ हुआ है तो ये देखने को भी मिला है कि मुंबई में हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो जो है इकट्ठा हुए। नदियों का जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
देश भर में जो नदियों के जल की गुणवत्ता उसमें जो है सुधार आया है। जल की गुणवत्ता में सुधार जो है आपका देखिए बोटों का संचालन पूरी तरीके से बंद हो गया। बोट्स में जो लोग बैठते थे, वेनिस जो रोम है जैसे शहर का जल पूरी तरीके से साफ हो गया है। प्रकृति में बहुत से सकारात्मक बदलाव आए हैं। एक बात साफ है कि प्रकृति खुद को संतुलित कर लेती है। इंसान प्रकृति के अंग हो सकते हैं पर इसके स्वामी नहीं हो सकते। ठीक है ना। जैसे डिटर्मिनिज्म एक पॉलिसी है, एक कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिज्म, है ना। डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, ह्यूमन जो है कंट्रोल करने लगता है इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को। तो ये चीज़ जो है काफ़ी दिन तक चल नहीं पाती है, जिसमें प्रकृति और ह्यूमन बीइंग में एक संतुलन होना चाहिए। कोई किसी को कंट्रोल ना करे, वो एक साथ दोनों जो है आपस में सामंजस्य बना के रहे, तो इस तरीके की समस्या आएगी नहीं। एक तरीके से अगर प्रकृतिविदों की जो है भाषा में अगर इसको समझें तो एक तरीके से ये भी है कि प्रकृति अपने आप को संतुलित कर रही है कहीं ना कहीं। इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा जो है हर तरीके का पोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने अपने आप को संतुलित किया है। और इंसान जो है एक प्रकृति का अंग है पर उसका स्वामी कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नमस्ते और कोविड, ठीक है। नमस्ते और कोविड-19 क्या है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत में एक दूसरे को अभिवादन करने का तरीका नमस्ते और दूसरे देशों से अभिवादन करने के से अधिक कारगर साबित हुआ है ना। जो हाथ जोड़ के हम नमस्ते करते हैं, ये सदियों पुरानी परंपरा है। और बहुत सारे लोग जो है बहुत फैशन में बहुत सारी चीज़ें अब इंडिया में भी प्रचलित हो गई थी कि हैंड शेक करना और जो है गले लगना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो वो चीज़ें जो है कारगर साबित नहीं होती है, बल्कि जो हमारा नमस्ते का जो प्रचलन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और लोगों ने इसको अपनाया भी, क्योंकि इससे वायरस से बचने का एक जो है महत्वपूर्ण जो है नियम सामाजिक जो है एक दूरी को बनाए रखना है। इससे हम अभिवादन भी कर देते हैं और जो है क्या है कि एक हम दूरी भी मेंटेन करते हैं। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने द कोविड-19 एक जो है वो कोविड-19 रिडल व्हाई डज द वायरस develop some species and spare others, ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसके अनुसार कोरोना वायरस ने पृथ्वी पर लगभग हर जगह अपना प्रकोप दिखाया है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन जैसे महानगरों में जहां इससे तबाही मची है, वहीं बैंकॉक, बगदाद, नई दिल्ली और लागोस जैसे शहरों में भी स्थिति अब उतनी खराब नहीं हुई अभी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कुछ स्थानों पर वायरस का कहर अधिक है और कुछ स्थानों पे कम है। इसको लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं, कई अटकलें हैं, इसका ठोस कोई जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन अगर देखें तो इससे निपटना कैसे है, इससे खतरा जो है किस ज़्यादा कहाँ पे है, इसका पता लगाने में मदद मिल सकती है। जैसे घर से बाहर जाना सुरक्षित कब होगा, ये सब चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया कि महामारी विशेषज्ञों ने ये कहा है कि सांस्कृतिक कारक जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, जो कुछ समाजों में पहले से ही जारी है। जैसे कुछ देश अधिक सुरक्षित हैं, जैसे थाईलैंड और भारत में, जहाँ जो है वायरस के मुकाबले तुलनात्मक रूप कम है ये वायरस। ठीक है, लोग एक दूसरे के अभिवादन हाथ जोड़कर करते हैं, नमस्ते करके करते हैं। वहीं जापान में, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस आने से काफ़ी समय पहले ही लोग सिर झुकाकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे और थोड़ी भी बीमार होने पर उन्हें मास्क पहनने की आदत है। ये उनके कल्चर में बहुत पहले से ही है। ठीक है ना। अब नमस्ते का इतिहास देखते हैं। देखिए नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से उत्पन्न है। संस्कृत में नमः और प्लस ते का अर्थ होता है तुम्हें प्रणाम। ये जो शब्द है जो है उसको पूरा मिलाकर नमस्ते शब्द बना हुआ है। सामान्यतः भारतीय संस्कृति में नमस्ते, प्रणाम, नमः जैसे शब्दों का उपयोग कर अभिवादन किया जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, वेस्ट नाइल सार, निपाह, जीका या कोई त्वचा रोग भी यदि है तो उस संक्रामक रोग को एक सीमा तक फैलने से रोकने के लिए अभिवादन का सही ढंग वैज्ञानिक व युक्त संगत होना चाहिए। एक प्रकार का अभिवादन जिसमें किसी मत संप्रदाय आदि की गंध व संकुचित भावों का कोई स्थान न हो, जिसका प्रयोग सभी स्थानों पर और सदैव सबके लिए किया जा सकता हो। शुद्ध वातावरण व उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता में गले मिलना, माथा या हाथ चूमना, स्पर्श करना प्रेम व श्रद्धा को प्रकट करने के लिए उचित हो सकते हैं, किंतु सभी परिस्थितियों में हाथ जोड़कर नमस्ते करने की मुद्रा सर्वाधिक निरापद व श्रेष्ठ है। ठीक है, भारतीय इतिहास में नमस्ते ही था प्रमुख अभिवादन। ठीक है, देखिए करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनि व समस्त आर्य नर नारी अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते करने का रीति जो है अपनाए हुए थे। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि
आर्य ग्रंथों एवं पुराण आदि में भी नमस्ते का उल्लेख हमें मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें मिलता है। देखिए वैदिक ग्रंथों में नमस्ते का प्रयोग, वेदों में नमस्ते शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जैसा कि शिवो नमासि स्वाधिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माँ हिंसी। तो ये जो है लाइन है, ये यजुर्वेद का 16वां अध्याय है जो नमस्ते शब्द से ही आरंभ होता है। नमस्ते रुद्रम मन्वय। सतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मवादिनी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य को नमस्ते याज्ञवल्क्य या कह के संबोधित करती हैं, ठीक है। तो मतलब ये बताया है कि बहुत सारी जगहों पे हम नमस्ते शब्द का जो है प्रचलन हमारे आज से नहीं, प्री वैदिक टाइम से ही नमस्ते शब्द का। कठोपनिषद में भी यामाचार्य ने अपने अतिथि नचिकेता को नमस्ते ब्राह्मण जो है अवस्थि कहते हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जो है जो वशिष्ठ होते हैं वो विश्वामित्र को नमस्तेस्तु, ठीक है, ऐसे जो है जो वर्ड है उनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दुर्योधन के मामा शकुनी युधिष्ठिर जो है से नमस्ते भारत जो है भारत शर्ब कहते हैं, तथा राजा युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण को नमस्ते पुंडरीकाक्ष बोलकर अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। गरुड़ पुराण में 56 बार, ठीक है, गरुड़ पुराण में 56 बार, देवी भगवत पुराण में 66 बार, ब्राह्मण में जो है 95 बार और कुर्मु पुराण में 99 बार, शिव पुराण में 148 बार अभिवादन के रूप में नमस्ते का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आर्य समाज नमस्ते का प्रचार देखिए आर्य समाज द्वारा नमस्ते का प्रचार किया जा रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती, तो ये याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्राचीन परंपराओं के पुनर्जीवित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसके अंतिम भाग में उल्लेखित है, उनमें क्या है, नमस्ते को ही सबसे अभिवादन के लिए सबसे जो है ज्यादा प्रसिद्ध किया उन्होंने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कब, 1875 में से प्रत्येक आर्य समाज में नमस्ते के अभिवादन को अनिवार्य किया था, ठीक है, नमस्ते के अभिवादन को अनिवार्य किया था तथा इसे वैदिक अभिवादन की संज्ञा प्रदान की थी। तो ये नमस्ते को वैदिक अभिवादन की संज्ञा प्रदान की गई थी। उनकी प्रेरणा से अनेक देशों में उनके प्रचारकों ने भी इसी अभिवादन के विशेष रूप से प्रसिद्धि दिलाई। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इंग्लैंड में अगर देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा, अमेरिका में लाला हरदयाल, लाला जिंदा राम व सिद्धू राम, अफ्रीका में भाई परमानंद और भवानी जो है सन्यासी व स्वामी शंकरानंद आदि ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वेद प्रचार करते हुए नमस्ते की परंपरा प्रचार किया था, ठीक है। आर्य समाज में अनेक विद्वान हुए प्रचारकों ने मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, गुयाना, जो है बर्मा, नेपाल आदि देशों में इसी शब्द को प्रचलित किया, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में आज भी भारतीय अभिवादन के रूप में नमस्ते को ही जाना जाता है। तो ये हमने नमस्ते के बारे में बताया कि नमस्ते जो है किस तरीके से जो है हर जगह फैला, ठीक है। इजराइल व जो है अमेरिका जैसे देशों को भी जो है अपना रहे नमस्ते, वो लोग भी नमस्ते को अपना रहे हैं, ठीक है। देखिए अहमदाबाद में जो है एक विशाल आयोजन हुआ, उसके अंदर प्रधानमंत्री जो है मोदी ने कई बार नमस्ते ट्रंप कहकर इसी मूल अभिवादन को पुनः विश्व पटल पर प्रचारित कर दिया, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू व डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाथ जोड़कर नमस्ते करना मनमोहक था। महर्षि दयानंद के संकल्प की गाथा का भी सफल मंचन है। भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा को प्रमाणित करने के लिए उत्साहजनक उदाहरण भी है, ठीक है ना। तो हमें जो है इस चीज पे गौरवान्वित होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कोरोना वायरस से लड़ाई में मददगार रोबोट्स। तो देखिए रोबोट्स जो है कोरोना वायरस की लड़ाई में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।